हे दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम यू वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल आलोक इंडियन। मैं हूं आपका अपना आलोक इंडियन और आज से मैं शुरू करता हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रॉक्स। तो आज हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर रीडिंग दिस टॉपिक, ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू बी नो दैट कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस का कौन कौन सा पोर्शन कवर करता है और कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो देखिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल में, ठीक है, ये टॉपिक हमारा नहीं है। जीएस में पीटीओ मेंस में पूछा जाता है। ऑप्शनल की बात करें तो उसको मैं सिलेबस आपको दिखाता हूं। जैसे ये सिलेबस है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, इसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें जो मॉर्फोलॉजी और पोर्शन, उसमें देखेंगे तो कहीं भी जो है ये टॉपिक मेंशन नहीं है रॉक। बट इसका जो फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, उससे कोरिलेट करता रॉक चैप्टर। कैसे, मैं बताता हूं। तो डब्ल्यू.एम. डेविस, अभी मैं डेविस और पेंग के सिद्धांत आपको आगे लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर में अच्छे समझाऊंगा। डब्ल्यू.एम. डेविस का जो एक स्टेटमेंट है, क्या लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। मतलब कोई भी लैंडस्केप है, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स या वेरियस इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो भी हैं, वो फंक्शन होते हैं किसके, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम का। ठीक है, 2018 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए 2018 में, और कई सालों में यही क्वेश्चंस जो है अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है मैं अभी आपको यहाँ पे इलोबरेट नहीं करूंगा, बस यहां से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लैंडफॉर्म है, जिसे आप कह रहे हो कि माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, ऑल दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो ना, वो स्ट्रक्चर किससे बना है, रॉक से बना है। तो इसका मतलब है, अगर आप रॉक्स के कंपोजिशन को नहीं समझते हैं, अगर आप रॉक्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, नहीं कर सकते हैं आप। सो दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ये आगे लैंडफॉर्म्स के बारे में समझने के लिए जो उनकी इरोजनल कैपेसिटी होती है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जैसे लैंडफॉर्म्स होते हैं तो एक ही लैंडफॉर्म में क्या होता है, कुछ हिस्सा जो होता है हाईली इरोडेड होता है, कुछ हिस्सा जो होता है कम इरोडेड होता है। तो कहने का मतलब है कि इसका कंपोजिशन जो होगा वो सॉफ्ट नेचर का समथिंग होगा, इसका कंपोजिशन थोड़ा सा हार्ड नेचर होगा। ठीक है, तो इन्हीं सभी को समझने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, रॉक प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स बिकॉज द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इरोजन लार्जली डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स। आर यू गॉट इट? कि मतलब रॉक जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग एनी टाइप ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि द नेचर एंड मैग्नीट्यूड जो होता है किसी भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स का या किसी भी इरोजन का, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द रॉक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सपोज कीजिए ये कोई रॉक है, ठीक है, और इसका एक पोर्शन जो है इसको हाईली इरोड कर दिया गया, मतलब अब इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो गया, और एक ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसका इरोजन इस पोर्शन का ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, क्योंकि इसका जो नेचर होगा ना वो सॉफ्ट होगा। ये रॉक का पोर्शन सॉफ्ट नेचर का है और ये रॉक का पोर्शन हार्ड नेचर का है, इसलिए ये कम इरोडेड हुआ है और ये ज्यादा इरोडेड हुआ है। ठीक है, तो ऑल दैट मैं समझाऊंगा, बट अगर हमें रॉक का स्ट्रक्चर भी समझना है तो सबसे पहले उसके बेसिक में जाना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, चैप्टर शुरू होता है रॉक, और शुरू हो जाता है रॉक का डिफिनेशन, शुरू हो जाता है रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू हो जाते हैं, फिर रॉक में कौन कौन से उसके क्लासिफिकेशन होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, एंड चैप्टर ओवर। बट यहां से क्या आप आंसराइज कर पाओगे इस क्वेश्चन को, नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले बेसिक में जाना पड़ेगा। बेसिक में जाने के लिए मैं आपको पहले एक नोट्स दिखाता हूं। नोट्स में क्या है, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। एलिमेंट्स आपने पढ़ रखा है, जैसे पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ा था, उसमें ढेर सारे एलिमेंट्स आप देखे थे, तो उन्हीं एलिमेंट्स की बात हो रही है। मोर देन वन एलिमेंट्स, अब उन एलिमेंट्स में से, क्योंकि अभी एलिमेंट को मैं इलोबरेट नहीं करने वाला हूं, ठीक है, ये बेसिक है। तो मोर देन वन एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक साथ आते हैं, एक से अधिक एलिमेंट एक साथ आते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स, कंपाउंड्स बनाते हैं, पढ़ा आपने, विच आर नोन एज मिनरल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, खनिज कहते हैं। एंड द मिनरल आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द रॉक। इसका मतलब क्या हो गया कि मोर देन वन एलिमेंट, एक से अधिक एलिमेंट जब साथ होते हैं, ये एलिमेंट्स हो गए, और एलिमेंट्स जो होते हैं आपस में मिल करके पहले फॉर्म करते हैं क्या, मिनरल्स, और मिनरल्स जो होते हैं मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, रॉक्स। तो इसका मतलब है कि रॉक्स किससे बना है, मिनरल से बना है, और मिनरल किससे बना है, एलिमेंट से बना है। तो मैं आपके सामने एक
छोटा सा चार्ट लेके आता हूं, देखिए एलिमेंट्स, मिनरल एंड रॉक्स, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा पूरा सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए जो सिलेबस वो इंट्रोड्यूस करते हैं बुक्स में, उससे मैं थोड़ा अलग सिलेबस लेके आता हूं। तो सीधे आपको रॉक्स पे नहीं जाना है, पहले आपको एलिमेंट्स की स्टडी करनी पड़ेगी, फिर मिनरल्स की स्टडी करनी पड़ेगी, तभी तो आप स्ट्रक्चर बता पाओगे। एंड फिर सम इंपॉर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के बारे में जानना होगा। आफ्टर दैट फिर रॉक्स पे आएंगे हम, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे रॉक्स का, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। वीडियो नंबर 2 में होगा ये। एंड इग्नियस रॉक के फिर कैरेक्टरिस्टिक को, क्लासिफिकेशन को और इग्नियस रॉक से रिलेटेड लैंडफॉर्म्स को देखेंगे। आफ्टर द सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम 5th वीडियो में मेटामॉर्फिक रॉक के पढ़ेंगे, मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक को, टाइप्स को, क्लासिफिकेशन को और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स को। आफ्टर दैट हम रॉक साइकिल की स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट से, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। हमें यहाँ एलिमेंट्स की डिफिनेशन को नहीं पढ़ना है, ना ही उसको जानना है कि कितने प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, ऑल दैट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अबाउट 98% ऑफ आवर टोटल अर्थ क्रस्ट, मतलब कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, अब क्रस्ट क्या है ये आपको पता ही होगा कि मतलब सपोज ये आपकी पूरी पृथ्वी है, तो जो अपर पार्ट होता है, अपर लेयर होता है अर्थ का, उसी को हम क्रस्ट बोलते हैं। मिडल लेयर को मेंटल और इनर लेयर को कोर बोलते हैं। तो जो क्रस्ट मतलब हो गया कि अपर लेयर जो ऑफ द अर्थ है, उसका 98% जो है वो किससे बना है, किससे कंपोज है, 8 एलिमेंट से। मतलब कि केवल 8 एलिमेंट, आपने देखा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन केवल 8 एलिमेंट ऐसे हैं जो पूरे अर्थ क्रस्ट का 98% को फॉर्म करते हैं। वो 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है। अब देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स कितने प्रोपोर्शन में, कितने परसेंटेज में अवेलेबल है हमारे अर्थ क्रस्ट पर। यहां से क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, ठीक है, जो हमारे प्री वगैरह एग्जाम में होते हैं। कई एग्जाम्स होते हैं जिसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें डायरेक्टली पूछा जाता है। बाकी ये डाटा आप यूज कर सकते हैं लिखने के लिए अपने मेंस एग्जामिनेशन में। तो देखिए मेजर एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट के जो मेजर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए डाटा जो मैं दे रहा हूं यहाँ पे वो डिफर कर सकता है वेरियस बुक्स में, वेरियस साइट्स पे। विकिपीडिया पे कुछ अलग मिलेगा, सविंदर सिंह में कुछ अलग मिलेगा, एनसीईआरटी में कुछ अलग मिलेगा। लेकिन मैं ये डाटा कहां से ले रहा हूँ? एनसीईआरटी से ले रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, पेज नंबर 40, क्लास 11th की बुक से, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि जो ऑक्सीजन होता है सबसे ज्यादा 46.60% अवेलेबल है हमारे अर्थ क्रस्ट में। मतलब जो अर्थ क्रस्ट का मतलब ये हो गया कि जो अपर पोर्शन ऑफ आवर अर्थ है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाएगा। फिर क्या पाया जाएगा? सिलिकॉन पाया जाएगा। सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है, फोर्थ नंबर पे आयरन है, फिर है हमारा कैल्शियम, ठीक है, डाटा आप नोट कर लीजिएगा, कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर हमारा पोटेशियम है, फिर हमारा है मैग्नीशियम और फिर अदर है, ठीक है। तो ये डाटा आप नोट करिएगा और आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाला एलिमेंट्स है वो है ऑक्सीजन 46.60%, सेकंड सिलिकॉन, थर्ड एल्यूमिनियम, फोर्थ आयरन। आयरन तक का आप याद रखिए, ठीक है। अभी तो बात किया हमने कि हमारे अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि पूरे पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी एज ए होल, अर्थ एज ए होल, अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट्स पाया जाएगा। तो देखते हैं, आयरन जो होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है 35%। देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो अर्थ के एबव लेवल पे, मतलब कि अपर लेयर पर, क्रस्ट पर सबसे ज्यादा 46.60% पाया जाता है। लेकिन पूरे पृथ्वी की बात करें तो सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन आता है। पूरे पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे आ गया, पहले से दूसरे नंबर पे आ गया। सिलिकॉन जो है दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे आ गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, फिर निकल हो गया, फिर सल्फर हो गया, फिर कैल्शियम हो गया, फिर एल्यूमिनियम हो गया और फिर अदर है। तो ये जो डाटा है वो भी डिफर कर सकता है। ये डाटा एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, इसलिए मैं इसको सविंदर सिंह के बुक से लिया हूं, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया कि जो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, ऑल दैट, उसका इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कोई भी अर्थ क्रस्ट पर मिनरल पाया जाएगा तो उसमें जो है मैक्सिमम प्रोपोर्शन किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा, सिलिकॉन का होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको उस नॉलेज को क्या करना है, यहाँ पे एक रीजनिंग के तौर पे, ठीक है, उसको इस्तेमाल करना है। अभी मिनरल्स में पढ़ेंगे
तो मिनरल्स को भी आप यूज करोगे कि रॉक्स होगा अगर अर्थ क्रस्ट पे, तो रॉक्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, कौन सा मिनरल पाया जाएगा, जो मिनरल्स अर्थ क्रस्ट पे सबसे मैक्सिमम प्रोपोर्शन में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स का देखिए डिफिनेशन जो है वो एनसीईआरटी से मैंने उठाया है कि मिनरल इज ए नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब कि दोनों हो सकता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकता है। हैविंग, जैसे ऑर्गेनिक की बात कर लें, इनऑर्गेनिक तो आपको पता हो गया, एलिमेंट्स में आप कोई भी निकाल ले। ऑर्गेनिक की बात करें तो जैसे फॉसिल्स हो गए, कौन कौन से, पेट्रोलियम, कोल, ठीक है, ऑल दैट नेचुरल गैसेस। तो मिनरल इज ए नेचुरल अक्वरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कहने का मतलब ये जो डिफिनेशन बना है वो इसके पूरी कैरेक्टरिस्टिक से बना है कि देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, मिनरल इज एन नेचुरल अक्वरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये था इसका डिफिनेशन। फिर ए मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। आपने पहले भी देखा कि मिनरल जो होता है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, बट सम टाइम एनसीईआरटी इसको डिफाइन करता है, बट सम टाइम सिंगल एलिमेंट्स मिनरल्स लाइक सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट इटीसी आर आल्सो बी फाउंड। मतलब कि मिनरल के लिए 2 एलिमेंट होना आवश्यक है, लेकिन कभी कभी सिंगल एलिमेंट जो होता है वो भी मिनरल्स फॉर्म करता है, जैसे कि आपने एग्जांपल्स देखे, सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, ऑल दैट। ठीक है, अब देखिए जो मिनरल्स की बात होती है ना, उस मिनरल्स को बहुत ही मतलब कहा जाता है कि 2000 से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि एलिमेंट्स भी पीरियोडिक टेबल में ढेर सारे हैं, लेकिन केवल 8 एलिमेंट ही हमारे अर्थ क्रस्ट को, इवन अर्थ को फॉर्म करते हैं 98%। उसी प्रकार से जो मिनरल्स हैं, कुछ ही मिनरल्स हमारे अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं मिनरल्स को क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे किसी मिनरल में सिलिका ज्यादा पाया जा रहा है तो सिलिकेट ग्रुप का मिनरल हो गया, कार्बन ज्यादा पाया जा रहा है तो कार्बोनेट ग्रुप का मिनरल हो गया, सल्फर पाया जा रहा है सल्फाइड ग्रुप का मिनरल हो गया। ठीक है, और फिर मेटेलिक मिनरल, ये डिवीजन सविंदर सिंह की किताब से आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम मिनरल जो है इंपॉर्टेंट मिनरल्स जिनको हमें यहाँ पढ़ना है, क्योंकि आप देखिए आप जो है ना जियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो जियोग्राफी। जियोलॉजी वाले जो होता है इसका ब्रॉड स्टडी करते हैं, और ज्योग्राफी वाले सिर्फ काम का चीज ले लेते हैं। देखिए हमारे सिलेबस में भी मेंशन नहीं है ये चीज, तो हमें काम का चीज लेना है और बाकी लीव आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एकदम बुक के थ्रू चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ज्यादा नॉलेज इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो किसी काम का नहीं है। हाँ, चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी, लेकिन बहुत डीप समझने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगा मैं खुद ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, मिनरल्स क्या है, मिनरल्स की सारी व्याख्या, ऑल दैट नॉट नीडेड। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधे इंपॉर्टेंट मिनरल ग्रुप पे जाना है। आपको केवल 2 मिनरल पढ़ने के लिए इतना सारा कहानी रटना पड़ेगा। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट मिनरल है, मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो जो सिलिकेट ग्रुप के मिनरल होते हैं, कार्बोनेट ग्रुप के मिनरल होते हैं, सल्फाइड मिनरल होते हैं, मेटलिक मिनरल होते हैं, यही 4 प्रकार का मिनरल का डिवीजन हो जाता है। कि मतलब कि ये जो 4 प्रकार के मिनरल हैं, वैसे एनसीईआरटी क्या बोलता है मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी कहता है, थ्रो द नंबर ऑफ एलिमेंट मेकिंग ऑफ द लिथोस्फीयर आर लिमिटेड, they are combined in different way to make up the variety of minerals. There are at least 2000 minerals that have been named and identified in the earth crust, but almost all the commonly occurring ones are related to 6 major mineral groups that are known as rock forming minerals. ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन केवल 6 मिनरल ग्रुप हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल होते हैं। ठीक है, चलिए एक और नॉलेज आपको प्रोवाइड कर देता हूं। द बेसिक सोर्सेज ऑफ ऑल मिनरल इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब कि मिनरल का जो बेसिक सोर्स है वो क्या है, हॉट मैग्मा है। व्हेन मैग्मा कूल, क्रिस्टल ऑफ मिनरल अपीयर एंड ए सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स आर फॉर्म्ड in sequence to solidify so as to form rocks. Minerals such as coal, petroleum, natural gas, organic substances found in a solid. देखिए यहाँ पे कहा ना organic mineral. Minerals such as coal, petroleum and natural gas are organic substances found in solid, liquid and gaseous form respectively. इसका मतलब आपको यहाँ से एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और मिनरल का फाइंड आउट होता है कि मिनरल में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। ठीक है, जैसे कि सॉलिड हो गया कोल,
ठीक है, लिक्विड हो गया पेट्रोलियम एंड गैसेस हो गया क्या, नेचुरल गैस। ठीक है, फिलहाल बैक टू आवर टॉपिक, और हम अब 4 ग्रुप की स्टडी करते हैं क्योंकि हमें 2 इंपॉर्टेंट मिनरल ग्रुप का, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में हमको स्टडी करना है। जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, सिलिकेट ग्रुप के मिनरल होते हैं, यही इंपॉर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल है क्योंकि आपको पता है कि हमारे अर्थ क्रस्ट पे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, सिलिका पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल है, जिसके इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो फेल्डस्पर है, क्वार्ट्ज है और फेरोमैग्नीशियम है। ठीक है, फेरोमैग्नीशियम, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर। तो आपको इन्हीं दोनों मिनरल्स के बारे में पढ़ना है क्योंकि यही 2 जो मिनरल होते हैं सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे। देखिए यहां पे लिखा है, एनसीईआरटी के बुक है ये, ठीक है, फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। ठीक है, तो ये जो सारी कहानी है इन्हीं दोनों मिनरल्स के पढ़ने के बारे में है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर ये सिलिकेट ग्रुप का मिनरल है तो इसमें सिलिकॉन का मात्रा पाया जाएगा, सिलिका की मात्रा मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं पहले हम। तो फेल्डस्पर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल होता है। अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्डस्पर। कहने का मतलब है कि अगर आप गो थ्रू विकिपीडिया तो शायद 43% जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो फेल्डस्पर से बना होता है। ठीक है, चलिए आप कहते हो ऐसे नहीं मजा आ रहा, कुछ दिखाओ खाओ फेल्डस्पर के बारे में। मैं आपको शो करता हूं फिगर। ओके, तो ये इस टाइप का देखिए आपको कुछ दिखता है। ठीक है, फेल्डस्पर। और अगर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको विकिपीडिया पे पढ़ने को मिल जाएगा कि ये 41% के आसपास, ठीक है, वो हमारे अर्थ पर अवेलेबल है। डेंसिटी ये है, कलर्स ये है, सब दिया हुआ है। ठीक है, विकिपीडिया पे। तो आप पढ़ते समय थोड़ा सर्च किया करो। ठीक है, आप फिगर देखा करो, इमेजेस देखा करो, क्योंकि ये सारे चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। मिनरल्स, ऑल दैट, सारे मिनरल एक दूसरे की तरह दिखते हैं। आप जूलॉजी नहीं कर यहाँ पे पढ़ रहे हो, जूलॉजी पढ़ते तो आपको बहुत सारा चीज यहाँ रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि इसका क्रिस्टल कैसे है, इसका कलर कैसे है, इसमें क्या क्या चीजें, सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पड़ती। बट यहाँ पे ऐसा कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जानना है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है, रॉक्स में कौन सा मिनरल पाया जाता है, किससे रॉक्स बना होता है, क्या वो मिनरल हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, यही सारी जानकारी आपको लेना है बस। तो ये मेनली कंपोज हो किसके, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से कंपोज है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन से कंपोज होता है। जो इकोनॉमिकली बात किया जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर, कि इसलिए सेरेमिक्स एंड ग्लास इंडस्ट्रीज में। ठीक है, मतलब इससे जो पोट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, कप बना दिया गया, ओके, कप बना दिया गया, फिर घड़ा बना दिया गया, तो इसके लिए यूज होता है। और ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो ये जो होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइट क्रीम से पिंक कलर का होता है। जो ये मिनरल अभी आपने देखा ना, लाइट क्रीम से पिंक कलर का होता है, ये वीक मिनरल होता है। वीक मिनरल होता है और इजिली टूट सकता है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज था। कहने का मतलब है अगर कोई रॉक आपको मिलता है और उसमें फेल्डस्पर है तो वो रॉक पोर्शन जिसमें फेल्डस्पर प्रेजेंट होगा वो आसानी से इरोजन हो सकता है उसका। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, वीक मिनरल है और आसानी से टूट सकता है। ठीक है, चलिए दूसरे वाले मिनरल पे आते हैं। तो दूसरे वाले कहते हैं क्वार्ट्ज। ठीक है, ये मेनली कंपोज होता है, ये भी सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का। अब मैंने आपको बता दिया है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा अवेलेबल है, सिलिका और ऑक्सीजन अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट पर। ठीक है, तो मेनली जो मिनरल्स होंगे जिनकी प्रोपोर्शन ज्यादा होगी वो भी किससे बने होंगे, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बने होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको एलिमेंट्स पहले पढ़ाया और एलिमेंट्स का कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप उससे अब रीजनिंग लगा सकते हैं कि अगर कोई मिनरल सबसे ज्यादा पाया जा रहा है तो किस प्रकार के एलिमेंट से बना होगा। ठीक है, और ये जो होता है हार्ड होता है, हार्ड मिनरल है। ठीक है, और वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब रेजिस्टेंट मिनरल होता है ये। अब इनसॉल्युबल इन वाटर है, इसका मतलब क्वार्ट्ज का जो है केमिकल वेदरिंग नहीं हो सकता है। सारी चीजें आपको रिकॉग्नाइज करनी है अभी से। क्वार्ट्ज जो है उसका आप केमिकल वेदरिंग नहीं कर सकते हो। तो सपोज कीजिए कि कोई एक रॉक है जिसमें एक पोर्शन जो है फेल्डस्पर का है, दूसरा पोर्शन क्वार्ट्ज का है, दोनों में पानी डाला गया तो क्या होगा, जो फेल्डस्पर वाला पोर्शन है वो तो इरोडेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो क्वार्ट्ज वाला पोर्शन है वो हाईली इरोडेड नहीं होगा क्योंकि केमिकल वेदरिंग के रिस्पेक्ट में वो कम इरोजन उसमें देखा जाएगा।
ठीक है। कलर की बात करें तो व्हाइट और कलरलेस होता है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये क्वार्ट्स है, इसका विकिपीडिया पे देखिएगा आप, ये सारी चीजें जानकारी दी है। SiO2 दिया गया है, SiO4 दिया गया है, ये इसका मतलब केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, टेट्राहाइड्रल वाला, ठीक है, एंड ऑल दैट, ठीक है। केमिकल फार्मूला है, शेप दिया हुआ है, कौन कौन सा शेप हो सकता है, फिर यहाँ पे कलर वगैरह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे कलर्स दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए इस टाइप का कुछ लुक होता है इसका, कितना प्यारा लग रहा है ना। ओके, ऐसा कुछ दिखता है इस टाइप का भी। सो हियर इट से व्हाइट और कलरलेस, ठीक है, यूज इन रेडियो एंड रडार। ओके, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। सैंड और ग्रेनाइट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। अभी आगे ग्रेनाइट चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ग्रेनाइट चट्टान जो होता है क्वार्ट्ज मिनरल से मिलके बना होता है। इसका मतलब ग्रेनाइट कैसा होगा, तो ग्रेनाइट जो चट्टान होगा वो कैसा होगा, हार्ड होगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कार्बोनेट मिनरल के बारे में। कार्बोनेट मिनरल के बारे में हमें पढ़ना है इस चीज को समझने के लिए कि अगर किसी भी रॉक पोर्शन में कार्बोनेट मिनरल पाया जा रहा है तो वो कैसा बिहेव करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इरोजन, ठीक है, या वेदरिंग, ऑल दैट। तो देखिए, इट इज ए वेरी मच ससेप्टेबल टू केमिकल वेदरिंग एंड इरोजन इन ह्यूमिड एरियाज, ठीक है। मतलब कि इसमें केमिकल वेदरिंग बहुत ही आसानी से हो जाता है और इसका इरोजन, ठीक है, ह्यूमिड एरियाज में। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि जब कार्बोनेट मिनरल ह्यूमिड एरियाज में होता है तो इसमें इरोजन हो जाता है। लेकिन अगर एरिड रीजन में, एरिड रीजन का मतलब कि देयर इज लैक ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर और इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो एरिड रीजन में क्या होता है कि ये जो कार्बोनेट मिनरल होता है बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन जैसे ही ह्यूमिड रीजन में जाते हैं, मतलब कि वाटर की एबिलिटी में जो कार्बोनेट मिनरल होता है उसमें केमिकल वेदरिंग हो जाता है, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए किसी रॉक में आप जाकर के देखते हैं, ठीक है, केदारनाथ वगैरह में, तो वहां पे क्या होता है कि रॉक्स में सपोज कीजिए कि ये पोर्शन जो है किसी अन्य रॉक का है और ये जो है कार्बोनेट मिनरल वाले पोर्शन का है, ठीक है। और इसमें पानी पड़ते ही क्या होगा कि ये जो रॉक है हाईली इरोडेड होगा, क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है ना वो क्या करता है, कार्बन का रिएक्शन हो जाता है वाटर से और कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है और ये कार्बोनिक एसिड इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, रॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो इंपॉर्टेंट कार्बोनेट मिनरल है वो है कैल्साइट। कैल्साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। लाइमस्टोन और मार्बल्स हैविंग एबोडेंट कैल्साइट, मतलब कि इसमें कैल्साइट की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होती है, आर कोरेडेड बाय द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, मतलब कि सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर इनके द्वारा क्या होता है, इसका कोरिजन होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कार्बोनेट मिनरल। यहाँ पे मैं पढ़ाने का बस एक ही मकसद था कि जिस भी मिनरल्स में कार्बोनेट, मतलब कि जो भी रॉक्स होगा जिसमें कार्बोनेट मिनरल प्रेजेंट होगा, अगर वो एरिड रीजन में है तो टफेस्ट है, बट अगर वो ह्यूमिड रीजन में आ गया है तो उसमें केमिकल वेदरिंग होगा और फिर वो क्या हो जाएगा, इरोडेड हो जाएगा, ठीक है। सल्फाइड मिनरल, सल्फाइड मिनरल का भी अब कैरेक्टरिस्टिक इसी फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा और इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। बस हमें यही समझना है कि अगला चैप्टर जो आने वाला है, जो इंट्रोड्यूस होगा, उसको हम कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, या किस चट्टान में कौन सा टाइप का मिनरल, कैसा उसका कंपोजिशन है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, बेसिक चीजें जो हम बिल्कुल नहीं ध्यान में देते हैं और हर बार कंफ्यूज होकर के वही चैप्टर बार बार पढ़ना पड़ता है। तो उसको समझने के लिए जो चीजें जरूरत है वही चीजों का डिस्कशन हम कर रहे हैं, बाकी हम जूलॉजी पे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए सल्फाइड मिनरल्स, इसमें हमें जरूरी नहीं है कौन कौन से मिनरल आते हैं, पूरा एकदम डिफाइन नहीं करना है, पूरा सारे मिनरल्स को नाम घुसेड़ दें और आपको कंफ्यूज कर दें ऐसा कोई मकसद नहीं है। बस एक आध दो एग्जांपल ले रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फाइड मिनरल में जो होता है वो दो इंपॉर्टेंट मिनरल को मैंने नोट किया है, पायराइट्स और आयरन सल्फाइड को, ठीक है। इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है कि व्हेन सल्फाइड मिनरल कम इन कांटेक्ट विथ वाटर और एयर, दीज फॉर्म क्या, फेरिक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड विच कॉज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब ये एक्सपोज होता है सल्फाइड मिनरल्स, ठीक है, वाटर के साथ या फिर एयर के साथ कांटेक्ट में आता है,
तो ऐसे में क्या करता है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो इसका पीएच वैल्यू बहुत ही हाई होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये हाईली एसिडिक होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है। आपने सुना होगा एसिड रेन वगैरह। ठीक है, या सपोज कीजिए किसी रॉक की बात करें, रॉक के फॉर्म में कोई रॉक है, अब उस रॉक में क्या सल्फाइड मिनरल प्रेजेंट है, तो जब इस पे वाटर क्या होगा, गिरेगा, तो उसका केमिकल वेदरिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सल्फर होगा वो रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ और ये सब फॉर्म करना शुरू करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर वो जो होगा निकल करके पॉन्ड्स में जाएगा, तालाबों में जाएगा, तो तालाबी जीव को क्या करेगा, हाईली इफेक्टेड करेगा। ठीक है, और इन्वायरमेंट में अगर है, एटमॉस्फेयर में अगर है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन करा सकता है। ठीक है, बाकी आप पढ़ते हैं मेटेलिक मिनरल। तो मेटेलिक मिनरल्स का देखिए इंपॉर्टेंट यही है, इसको आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कि मेटेलिक मिनरल्स का मतलब हो गया कि वैसे मिनरल्स जो कंटेन करते हैं मेटेलिक एलिमेंट्स, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऑल दैट, विच आफ्टर रिएक्टिंग विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। पता है कि अगर ऑक्सीजन के साथ मेटल का रिएक्शन होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और ये कॉमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि वाई मेटल ऑक्साइड इज कॉमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसको मेरे को आंसर कीजिएगा। बाकी मैं अभी आपको एक थोड़ा सा डिवीजन एनसीईआरटी के बेसिस पे दिखाता हूँ। ये तो सविंदर सिंह के बेसिस पे डिवीजन था, बाकी एनसीईआरटी ने सीधे सीधे क्या किया है कि जो मिनरल है उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया है। मिनरल को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक मेटेलिक मिनरल और दूसरा नॉन मेटेलिक। बस यही डिवीजन एनसीईआरटी की है। आप देख पा रहे हैं ये मेटेलिक मिनरल एनसीईआरटी का डिवीजन है, जिसमें इसने 3 पार्ट कर दिया है, सब डिवीजन इनटू 3 पार्ट। प्रीसियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जिससे मतलब क्या बनते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनते हैं। ठीक है, अनदर वन इज, यहाँ पे देखिए, फेरस मेटल्स। फेरस मेटल मतलब जिसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा पाई जाती है। अब आपको पता है कि पूरी पृथ्वी पर आयरन जो होता है सबसे ज्यादा एविडेंट मेटल है। ठीक है, इसीलिए इसको डिवीजन में 2 पार्ट कर दिया गया कि जिनमें आयरन पाया जाएगा और जिनमें आयरन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो वो देखिए फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने 2 ही डिवीजन किया है मिनरल्स का, वन इज मेटेलिक एंड अनदर इज नॉन मेटेलिक। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। कल से मिलते हैं और कल से हम शुरू करेंगे रॉक्स। उसमें पहले डिफिनेशन से, फिर उसके डिवीजन से, फिर इसके बाद देखेंगे किस बेसिस पे डिवीजन पॉसिबल है रॉक्स का। आफ्टर दैट हम इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक का 1 by 1 स्टडी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पेज पे या टेलीग्राम के थ्रू आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।